नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन में आज यहां पर सोना है, जहां पर भाव गिरे हैं लेकिन बाजार को मांग यहां पर बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में जहां पर त्योहार और फेस्टिविटीज और साथ ही साथ शादियां जारी हैं। साथ ही बात करेंगे गेहूं की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में उछाल देखने को मिला है। भारतीय बाजारों में किस तरह के हैं ट्रेंड्स, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग शेठ, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने एंड बीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सोने चांदी से कर लेते हैं। किशोर, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की मुनाफा वसूली अब यहाँ पर देखने को मिली है, ऑफकोर्स नीजर्क रिएक्शंस हैं इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज आते हैं उस लिहाज से, फिर चाहे वो यूएस चाइना है या फिर चाइना ने जिस तरह से टैक्स डिबेट को यहाँ पर हटाया है, ओवरऑल लेकिन उसी टेरिटरी के बीच में सोना कारोबार कर रहा है। यहाँ से ये साल खत्म होता हुआ कैसे देखते हैं? आई थिंक मनीषा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा जो फेस्टिवल डिमांड जो गया था, स्पेशली दिवाली एंड धनतेरस का जो डिमांड है, उसके वजह से जो इन्वेंट्रीज थोड़ा बहुत जो कंज्यूम हुआ है, वो लोअर एंड पे रिप्लेसमेंट का जो है वो डिमांड एक देख रहे हैं कि दैट इज वेयर वी हैव सीन सम डिमांड कमिंग अप। सेकंड इज दैट कि सी गोल्ड में दो मेन ट्रेड चल रहा है। वन इज दैट कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट कटौती कितना तेजी से हो सकता है, जो लास्ट मीटिंग के बाद जो एक्सपेक्टेशंस है कि दिसंबर का जो रेट कट है 50-50 चांसेस पे आ गया है। सो एंड मई तक पावेल का टर्म खत्म नहीं होगा, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चांस दैट द रेट कट्स विल बी स्लाइटली पुश्ड अहेड। तो उसके वजह से भी एक करेक्शन देखने के लिए मिला है। बट अगेन मार्केट इज शोइंग ए सिग्निफिकेंट रेजिलियंस। डाउन साइड में आपको 3850 डाउन साइड में, ऊपर में 4200 से आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रिगर्स करेंटली जो है वो फैक्टर इन हो चुका है। एंड इस रेंज से बाहर जाने के लिए 4200 4250 के ऊपर जाने के लिए या नीचे में 3850 के नीचे जाने के लिए कोई ऐसा कोई नया ट्रिगर्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स विच इज रिप्लेसमेंट ऑफ डी डॉलराइजेशन हो गया, या आपका जो ग्लोबल रिजर्व्स का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, या डॉलर वीकनेस हो गया है, एंड अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक, एवरीथिंग इज स्टिल देयर। उसमें कोई बदलाव नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। एंकरिंग फैक्टर्स है, बट शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई ट्रिगर्स नहीं है। तो इसके वजह से ये एक रेंज बाउंड ट्रेड आपको $400-500 का रेंज में घूमते हुए नजर आएगा टिल यू गेट अ फ्रेश ट्रिगर। मे बी 1-2 महीने के लिए भी ये ट्रेड इसी रेंज में फंसे हुए नजर आ सकता है। चिराग, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। और जहां तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग है, वो हमने थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर पिकअप होते हुए देखी है। इवन आरबीआई ने खरीदा बहुत स्मॉल क्वांटम से ही सही, लेकिन ज्यादातर बैंक्स अभी भी अपनी बाइंग जो उनका ट्रेंड है, पैटर्न है, डायरेक्शन है, उस पर जारी हैं। चिराग, सेंट्रल बैंक बाइंग कैसे देखते हैं आप फोर्थ क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर के पॉजिटिव नंबर्स के बाद? चिराग से यहाँ पर फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है थर्ड क्वार्टर 2025 के लिहाज से, उसमें यही देखने को मिला है कि ज्वेलरी डिमांड में बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल गोल्ड डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेंट्रल बैंक बाइंग, ये कुछ एक चीजें थी जहां पर हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। चिराग, इन सबके बीच में सेंट्रल बैंक बाइंग को लेकर क्या सेंस बनाते हैं अब थर्ड क्वार्टर से, और फोर्थ क्वार्टर में क्या सेंस देखने को मिल पाएगी? देखिए मनीषा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिछले कई सालों से हमने देखा कि सेंट्रल बैंक गोल्ड को एज अ डी डॉलराइजेशन या डॉलर के अगेंस्ट एक इम्पोर्टेंट एसेट दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि बहुत सारी सेंट्रल बैंक ये चाहती है कि करीबन उनका 5-10% ऑफ देयर होल्डिंग्स गोल्ड में रहे, और इसीलिए हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में 1000 टन के आसपास की बाइंग हुई है। हमारा मानना है कि इस साल भी आपको 800 से 1000 टन के बीच की बाइंग इस साल के अंत तक देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर क्या सेंस है चिराग? क्योंकि जब प्राइसेस ऊपर जा रहे थे तो हमने अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग एंड इंटरेस्ट आता हुआ देखा। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, प्लानर्स, सभी को सोना अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय भी दे रहे थे। अब बाय द टाइम वी आर इन द लास्ट क्वार्टर इस साल के, हम जानते हैं कि जब बहुत जल्दी अब बुक्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, नए साल के एसेट एलोकेशंस भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, इन सब के बीच में सोने को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मनीषा ये निकल के आई है कि हमने देखा जब भाव ऊपर जा रहे थे तब एक बहुत ज्यादा मोमेंटम था, लोगों में
फोमो था, एक गोल्ड एक फियर ट्रेड की तरह निकल के आ रहा था। हालांकि करेक्शन के बावजूद हमें अब मार्केट में कहीं भी गोल्ड मैसिव बाइंग दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट लोग वेट कर रहे हैं कि नए ट्रिगर्स के लिए, क्योंकि एक चीज बहुत ही हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई भी एसेट क्लास 40-50% जाता है, फिर करेक्शन आता है, तो थोड़ा निवेशक वेट करते हैं कि अब नया ट्रिगर्स कब आएगा। और यहाँ पे एक जो सबसे चीज आ रही है वो ये है कि मार्केट में सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स प्राइसिंग ऑलरेडी कर दिए हैं। अब मार्केट वेट कर रहा है कि जो नए उछाल के लिए मार्केट वेट कर रहा है कि नए ट्रिगर्स कब आएंगे, और उसके बाद आपको शायद ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। और इसीलिए इन्वेस्टर्स शायद अभी भी साइड लाइन्स पे वेट कर रहे हैं। फेस्टिवल डिमांड तो यहाँ पर बेहतर हुई है चिराग, जिस तरह से सभी ज्वेलर्स ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है, लेकिन अब जब यहाँ पर शादियों की डिमांड है, स्पेशली ये क्वार्टर उस लिहाज से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक इनिशियल फीडबैक कैसे आता हुआ देखते हैं आप? देखिए, शादियों की डिमांड मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्टेड हुई है। हालांकि शादियों की डिमांड में एक ट्रेंड जरूर दिखाई दे रहा है कि अब प्लेन ब्राइडल ज्वेलरी जो शायद 22 कैरेट में बन रही थी वो 18 कैरेट में अब बन रही है। हालांकि ओवरऑल हमें अभी भी लगता है कि शादियों की डिमांड 50 to 55% शेयर बरकरार रहेगा। शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा आपको 5 to 10% लाइट वेटिंग जरूर देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी ये डिमांड बहुत ही ज्यादा रेजिलेंट है। कुणाल, हम अभी किशोर से बात कर रहे थे जिन्होंने कहा कि क्योंकि गोल्ड प्राइसेस नीचे आए हैं, जो नई डिमांड निकल के आई है वो जो ज्वेलर्स हैं, रिप्लेसमेंट डिमांड है वो भी यहाँ पर मार्केट्स में है। क्या वो नंबर्स आपने मार्केट्स में आते हुए देखे हैं स्ट्रांगली? चिराग, जिस तरह से हमने देखा जो ज्वेलरी रिप्लेसमेंट डिमांड निकल के आ रही है, जैसे किशोर इसलिए कह भी रहे थे, आप वो डिमांड कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी भी मैं कहूँगा रिप्लेनिशमेंट, हालांकि किशोर ने सही बात की कि एक रिप्लेनिशमेंट डिमांड जरूर आ रहा है, बट ज्वेलर्स अभी भी बहुत ज़्यादा कॉशियस है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 किलो कोई बेच रहा है तो 100 किलो का 100 किलो पूरा रिप्लेनिश हो रहा है। मैं कहूँगा ज्वेलर्स अभी भी बहुत ज़्यादा कॉशियस है इन्वेंट्री को लेके, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोअर टिकट साइज की जो आइटम्स है या लोअर टिकट साइज की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है पिछले एक आध साल में। हालांकि जो ब्राइडल डिमांड है वो अभी भी स्टिकी है, बट जो डेली वेयर है, जो फैशन ज्वेलरी है, वो मैं कहूँगा मनीषा कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड। तो ज्वेलर्स अभी भी कॉशियस है इन्वेंट्री को फुल्ली रिप्लेनिश करने के लिए। साथ ही साथ सिल्वर डिमांड कैसे देखते हैं आप चिराग? बिकॉज वो यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल है प्राइसेस अभी भी। ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली के बाद एक रेंज में ज़रूर अटके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 1.5-2% की मूवमेंट इन अ डे काफ़ी कॉमन होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वोलेटिलिटी सिल्वर के साथ आती है, और जब भाव इतने ऊपर चली जाते तो वोलेटिलिटी और बढ़ जाती है। हालांकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है, और जो मैं कहूँगा डिमांड आपको प्रीमियम्स में दिखाई दे रहे हैं कि जो पहले 7-8 या 10-12 डॉलर के जो प्रीमियम्स चल रहे थे वो अब सिल्वर में कहीं पे $1-2 आ गया है। सितंबर के इंपोर्ट्स अराउंड 1200 टन के आसपास दिखाई दे रहे थे। हमारा मानना है कि अक्टूबर में भी शायद 800 से 1000 टन आए होंगे। तो अभी फिलहाल मार्केट बहुत ही ज्यादा शांत हो गया है, और मैं कहूँगा नया डिमांड कहीं भी निकल के नहीं आ रहा। चिराग, यहाँ पर ओवरऑल इस साल में सिल्वर इंपोर्ट्स क्या टू द ट्यून ऑफ क्या देखते हैं आप? आई थिंक वी माइट स्टिल डू 6,000 to 7,000 टन सेफली। ऑल राइट चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली जहाँ तक सोने चांदी की डिमांड है अच्छी खासी है मार्केट्स में, चांदी अभी भी प्रीमियम पे कारोबार कर रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब जो पहले फोमो था गोल्ड प्राइसेस के चढ़ने के समय पे वो अब यहाँ पर मार्केट्स में नहीं है। किशोर, सिल्वर प्राइसेस आप यहाँ से कैसे देखते हैं? आई थिंक सिल्वर भी शॉर्ट टर्म में तो एक रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक अगेन प्योरली करेंसी ड्रिवन और न्यूज़ ड्रिवन रहेगा, एंड बहुत बड़ा कुछ ट्रेंड नहीं है। एक बड़ा सा रेंज आप अगर देखें तो 1,35,000 1,30,000 आपको डाउन साइड में है, एंड 155 152 के आसपास जो है अपसाइड में है। आई थिंक इसी रेंज में रहेगा। इंट्राडे में थोड़ा बहुत मतलब अगर रेजिस्टेंस के आसपास आता है 1,46,500 1,46,600 के आसपास थोड़ा बिकवाली करके चल सकते हैं। बट आई थिंक ओवरऑल बोथ गोल्ड एंड सिल्वर आर स्टक फॉर नाउ।
बिकॉज अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिखेगा तो गोल्ड तो ऑलमोस्ट Q3 में इट्स लाइक ईयर ऑन ईयर में 40% ग्रोथ है. ओनली इन Q3 2025 आई थिंक 13 ऑल टाइम हाइस न्यू हाइस बनाया है. तो वो एक नेचुरल फिनोमिनन है कि कंसोलिडेट होना चाहिए एंड इट इज हेल्दी फॉर द मार्केट ऑल्सो. तो आई थिंक नेक्स्ट 2 months I don't see any major news. The only thing is fall back. Either it is Ukraine रशिया क्राइसिस में कुछ डेवलपमेंट आ जाए या चाइना एंड यूएस का जो टॉक्स के बीच में ऐसा कोई जो अनएक्सपेक्टेड आए. अभी फिलहाल के लिए एक थोड़ा रोजी पिक्चर है बट आई थिंक समवेयर द क्रैक्स आर हिडन अंडर दिस. ऑल राइट किशोर, साथ ही साथ मेटल्स में अगर बात करें तो इंडिविजुअल फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रहे हैं. चाइनीज डिमांड शायद बेहतर हो सकती है और जिस तरह से अब चाइना यहाँ पर आगे जाकर प्रोडक्शन कर्ब करने की बात कर रहा है उसका एक थोड़ा सा और सपोर्ट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा है. ऑफकोर्स अच्छी खासी तेजी के बाद कुछ बहुत मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पर, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड्स क्या यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे और अगर हाँ तो किस तरह की तेजी के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए? आई थिंक सी ओवरऑल ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है. सो वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन कॉपर एंड जिंक ऑन ए मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस. मीडियम टर्म आप 3 से 6 महीने पकड़ लीजिए एंड लॉन्ग टर्म 8 से 12 महीने या 18 महीने पकड़ लीजिए. दोनों में हम लोग एक्सट्रीमली पॉजिटिव है. चाइनीज इकोनॉमी का रिकवरी एज वेल एज रीस्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री बिल्टअप भी काफी जगह पे चल रहा है. सो सम ऑफ दीज मेटल्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव. मेरे हिसाब से जिंक में आपको कहीं ना कहीं 30-35% रैली मिलना चाहिए. कॉपर में 40-50% का अपसाइड है. शॉर्ट टर्म में यस अगेन थोड़ा डॉलर पॉजिटिविटी की वजह से आज थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है. मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में आज जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं वो करेंसी इंपैक्ट ज़्यादा है. सो इंट्राडे के लिए मैं शायद सेलिंग का सजेस्ट कर सकता हूँ. 1005 के आसपास आप बेच के चलिए. 998 995 का आपका डाउन साइड हो सकता है. बट आई थिंक मतलब बेस के सिनेरियो में आप ये पकड़ के चलिए 935 940 के नीचे नहीं जाएगा सिल्वर, sorry copper, and those are the levels to accumulate. Anywhere close to 940 950 levels are very good levels to accumulate. किशोर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जिन लोगों ने पिछले 1 साल में यहाँ पर मेटल लिया है उनके बहुत पैसे शायद नहीं बने. अगर हम कॉपर का डायरेक्ट प्ले हिंदुस्तान कॉपर देखें, जिंक का डायरेक्ट प्ले हिंदुस्तान जिंक देखें तो क्लियरली उस तरह के गेंस यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आए हैं. लेकिन क्या 2026 और जिस तरह के गेंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉपर और जिंक में 30 to 40 to 50% जैसे, क्या मेटल्स एज अ प्ले 2026 में स्ट्रांग होगा? क्या अंडरलाइन कमोडिटी देखनी चाहिए या कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक देखना चाहिए? नहीं, सी कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक का जो बीटा है जनरली कमोडिटी से स्लाइटली हायर रहता है. एनीवेयर बिटवीन 1.25 to 1.5x का बीटा रहता है. सो जनरली आपको 10% अगर कमोडिटी बढ़ता है तो आपका कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक अगर बाकी सारे फैक्टर्स अगर प्रोबेबली अगर अच्छा है वो अगर आप डिस्काउंट करके चलते हैं तो जनरली कमोडिटी प्ले इन ए कमोडिटी स्टॉक विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ एटलीस्ट ऑफ द कमोडिटी प्राइस. अगर 10% बढ़ता है तो स्टॉक 15% से ज्यादा बढ़ सकता है. सो नेचुरली है. बट द ओनली कैच इज कि जब कमोडिटी का जो रैली शुरू होता है वहां से आपको कम से कम 2 क्वार्टर का लैग के साथ स्टॉक का प्राइस चलता है. बिकॉज जनरली इट हैज टू बी बिल्ट इनटू द प्रॉफिट्स, बिल्ट इनटू द अर्निंग्स एंड बिल्ट इनटू द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक. सो जनरली 2 क्वार्टर का लैग से चलता है. सो यहाँ पे वो भी ध्यान रखना चाहिए. बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आई थिंक दैट्स स्टिल अ गुड प्ले. कमोडिटी और द अंडरलाइंग स्टॉक? I think, see, commodity traders are like short-term tactical investments है and these are like derivative trades है. And if you're a long-term investor and आपको cash market and low volatility पसंद है so probably stocks है. So again it depends on the investor. पॉइंट टेकन. किशोर, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर भी चर्चा करने के लिए. और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है. जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे वीर प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल. स्वागत है आपका हमारे साथ अब वीर प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल. हाँ जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. हम जानते हैं कि इंडिया मोर और लेस एक आइसोलेटेड मार्केट है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने गेहूं के भाव बढ़ते हुए देखे हैं, 3 महीने के हाईज पर अब ये पहुंच गए हैं, किस तरह से इंटरनेशनल क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं? इंटरनेशनल क्यूज जो है वो अभी भी जो है वहां पर कोई खास तेजी नहीं है, मंदी छाई हुई है. ब्लैक सी अगर फॉब देखे तो वहीं पर जो है 230 के आसपास टिका हुआ है. थोड़ा बहुत कुछ यूएस चाइना ट्रेड डील की जो एक संभावना है, ऑप्टिमिज्म है, उसकी वजह से थोड़ा सा सीबॉट भागा है. 500 सेंट प्रति बुशनल जो अक्टूबर में था वो 540-50 के आसपास आ गया है. बट करेंसी प्ले भी हो रहा है, जो यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है उसकी वजह से भी जो है
मार्केट म्यूटेड सा है, कोई ऐसे रनअवे अपसाइड नहीं है, सब वेट एंड वॉच है और सेलिंग प्रेशर काफी है और डिमांड सामने की तरफ कमजोर है। चाइनीज डिमांड अगर आएगी तो थोड़ा बाजार जो है उसमें सुर्खी आएगी बाजार। ओह वेल एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा अर्जेंटीना के जो नंबर्स हैं, रशिया के जो नंबर्स हैं वीट प्रोडक्शन के, वो थोड़ा स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड ही हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स और इम्पोर्टेंट समय ये इंडियन मार्केट्स के लिए है जो क्योंकि यहाँ पर अब बुआई शुरू होगी गेहूं की, सामने विंटर डिमांड भी निकल के आएगी। दोनों ही चीज़ें कैसे देखते हैं? जहां तक बुवाई का सवाल है, इस साल जो है कुछ डिले एक्सपेक्टेड है। पंजाब में खास तौर पे हर जगह पे जो एक वेदर जो है एनॉमली रही है इस टाइम, तो बुआई जरूर इस साल जो है 15 से 20 दिन कम से कम जो है हर क्षेत्र में आपको डिले नजर आएगा जहां तक बुआई का सवाल है। और डिमांड अभी भी यहाँ पर म्यूटेड है क्योंकि ओवरहैंग है। जो स्टेट स्टॉक्स है, गवर्नमेंट स्टॉक्स है, वो काफी अच्छे स्तर पे है। प्लस जो प्राइवेट स्टॉक्स होल्डिंग है जो हर हफ्ते डिक्लेयर किया जाता है, लोगों का ऐसा अनुमान है कि इस साल पिछले साल के एवरेज में करीबन 2 मिलियन टन ज्यादा है प्राइवेट होल्डिंग में। तो इसलिए बाजार जो है काफी प्रेशर में है और बहुत ही टाइट रेंज में चल रहा है। और जिस तरह का मार्केट यहाँ पर है और हमने ओएमएसएस की चर्चा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, तो जो पॉलिसीज हैं जो एट अ स्टैंड स्टिल हैं, वो आपको लगता है आगे जाकर कुछ चेंज होगी या फिर स्टेटस को वहां पे रहने की उम्मीद है? ओएमएसएस सबको उम्मीद है कि अभी जनवरी में आएगा, क्योंकि जो है अप्रैल में सरकार को खरीद करनी पड़ेगी, तो सरकार जो है बाजार को दबाव में रखेगा, ऐसे लोगों का अनुमान है। और आज की तारीख में पर्याप्त मात्रा में गेहूं मिल रही है और सामने फिनिश प्रोडक्ट में भी जिस तरह की डिमांड पोस्ट जीएसटी रिडक्शन एक आने की उम्मीद थी, वो उस उम्मीद के हिसाब से कहीं नजर नहीं आ रही है। तो स्टिल म्यूटेड डिमांड टू नॉट ग्रोइंग डिमांड आप कहेंगे उस तरफ जा रहा है गेहूं फिलहाल? और अगर डिमांड में थोड़ी सी गिरावट भी है तो वो क्या परसेंटेज टर्म्स पे है? नहीं, गिरावट तो खास नहीं है, लेकिन एक जो होप था कि जो है जीएसटी रेट्स जब घट जाएंगे तो हो सकता है कंजम्पशन थोड़ा बढ़े और थोड़ी सी डिमांड निकले, वो एक थोड़ा सा अक्टूबर एंड में ऐसे नजर आ रहा था, लेकिन वो उसको मार्केट में जो है कोई खास बाइंग में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। क्या यही चीज आप वीट प्रोडक्ट्स के लिए भी कहेंगे? बिल्कुल, मतलब आज की तारीख में हालात ये है कि हर आदमी स्पॉट में आ गया है, आगे के लिए कोई खरीदना नहीं चाहता, किसी को कोई रनवे मार्केट जो है नजर नहीं आ रहा। और अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर स्पाइक आता है तो सरकार तुरंत इंटरवीन कर लेगी, वो खतरा भी है। इसलिए मार्केट जो है जैसा के वैसे पड़ा है। राइट। काफ़ी हद तक अदर सेक्टर्स को ये उम्मीद है अजय जी कि हम शायद बिहार इलेक्शंस के बाद कुछ पॉलिसी चेंजेस आता हुआ देखें। एटलीस्ट चीनी में, खाने के तेलों में, इवन दालों वालों को ये एक्सपेक्टेशन है कि कुछ शायद मूवमेंट इन सेंस ऑफ फाइल्स के वहां पर आते हुए नजर आएगी। क्या गेहूं कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा है? गेहूं ने बहुत ज्यादा पॉलिसी चेंजेस देख लिए हैं पिछले 1-2 साल में। हर महीने कोई ना कोई जो है नया तीर छोड़ देती है सरकार, लेकिन जो है उससे डिमांड बढ़ेगी ऐसे कोई उम्मीद नहीं। अजय जी, एक फाइनल सवाल यहाँ पर प्राइसेस को लेकर है और काफ़ी हद तक हमने इंडियन मार्केट्स में वो भी ऑन द म्यूटेड सेंस ही आते हुए देखे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद हमेशा होती है कि हाँ, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक तो बुआई शुरू होगी, दूसरा विंटर डिमांड निकल के आएगी। क्या इनका कोई भी इम्पैक्ट प्राइसेस पे आए? एक छोटा सा स्पर्ट आने की उम्मीद है नवंबर दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर नवंबर जो है पीक मंथ्स होते हैं हर चीज में, मतलब जो है डिमांड के इसमें, एंड स्टॉक भी जो है इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं होती। जिन लोगों को सेलिंग करनी होती है वो नॉर्मली सितंबर अक्टूबर नवंबर तक समेट लेते हैं। तो कुछ डिमांड सप्लाई मिसमैच नवंबर दिसंबर में होने की उम्मीद है, जिससे 1-2%, ज्यादा से ज्यादा 3-4% की उम्मीद है बाजारों को। पॉइंट टेकन। अजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटीज और अदर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर।